हेलो स्टूडेंट, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ्स टीचर। और बेटा आज के सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी बेसिकली हम आपको बता दें कि हम एंगल्स के अबाउट, ठीक है ना, एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो नया क्या इसमें मिलने वाला है। तो देखिए नया क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लास 10th में हम लोग जो यूनिट था जो एंगल का, वो डिग्री जानते थे। क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एंगल है तो उसको 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री इस तरह से हम लोग कॉल करते थे। बट यहाँ पर एक हम नई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेडियन है, ठीक है ना। पर रेडियन पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें रिकॉल करा देता हूँ कि एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल या एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक इनिशियल रे लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारी कोई इनिशियल रे है, ओके। और यहां पर ये हमारी टर्मिनल रे है, टर्मिनल रे, ओके। ये इनिशियल रे है। तो यहां पर ये जो अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं और जनरली थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है ना। इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक जो हमारा अमाउंट होता है एंगल का, ठीक है, जो जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना गैप, जिसको भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस गैप या इस अमाउंट को ही हम लोग एंगल से बुलाते हैं या एंगल बोलते हैं, ओके। तो इसके अगर हम डेफिनेशन या लिखने का तरीके की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एन एंगल, द अमाउंट ऑफ एन एंगल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ एन एंगल, ओके। अब इस एंगल में भी बच्चों क्या होता है, ठीक है ना, अमाउंट हो गया, इट्स ओके। लेकिन हम लोग पॉजिटिव एंगल्स और निगेटिव एंगल्स के बारे में भी जानेंगे कि एंगल जो होते हैं, ये अमाउंट जो होता है, ये हमारा पॉजिटिव भी होता है और ये निगेटिव भी होता है। तो किस तरह से हम पॉजिटिव लेते हैं या फिर किस तरीके से निगेटिव लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्लास 10th में मुझे जहां तक पता है कि आप लोगों ने सिर्फ एंगल्स पढ़ा होगा और डेफिनेटली पॉजिटिव एंगल्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। निगेटिव एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंगल्स और निगेटिव एंगल्स, इसके बारे में भी आइए जानते हैं कि क्या होता है पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स, ओके। तो सपोज दैट यहां पर ये हमारी कोई इनिशियल रे है, इनिशियल रे, ओके। अब इनिशियल रे तो है, इट्स ओके। अब ये इनिशियल रे इस डायरेक्शन में रोटेट होकर ये एंगल फॉर्म कर रही है। डायरेक्शन आप देख रहे होंगे कि जो ये डायरेक्शन है यहाँ पर इनिशियल रे का, दिस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बच्चों बोलते हैं। कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। और यहां पर इसने थीटा एंगल बनाया और ये आपकी टर्मिनल रे यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, ओके। ये अब अगर अगर कोई भी रे, इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होती है तो जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल का जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट पॉजिटिव लिया जाता है। बेटा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पॉजिटिव ही क्यों लिया जाता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरह से परसेप्शन मान लिया गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इनिशियल रे हमारी रोटेट होगी तो जो भी एंगल का अमाउंट बनेगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब बेटा सपोज दैट ये हमारी कोई भी इनिशियल रे है और ये क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, इसको एरो से इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। तो यहां से जो थीटा का अमाउंट, जो यहाँ पर एंगल का अमाउंट बनेगा, ठीक ना, वो निगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं और ये थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर थीटा जो लिया जाता है बेटा वो निगेटिव लिया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपकी टर्मिनल रे हो गई यहाँ पर बच्चों, ये इनिशियल है। और ये जो थीटा जो भी है आपका, सपोज दैट ये अगर 30 डिग्री है तो ये पॉजिटिव 30 डिग्री बोला जाएगा, अगर ये 30 डिग्री ये भी है तो ये नेगेटिव 30 डिग्री बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स हो गए। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बेटा बोलते हैं और इसको काउंटर क्लॉक भी बोला जाता है, काउंटर क्लॉक, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना।
और ये हमारा जो डायरेक्शन होता है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इसको आपका याद रखने का तरीका ये कि घड़ी की सुई जो है वो टक 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 करके इसी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो क्लास 10th में है, ठीक है ना, आपने उसमें एंगल की जो यूनिट पढ़ी हुई है वो डिग्री पढ़ी हुई है, ठीक है ना। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था। और अब हम जो लोग यहाँ पर जो क्लास 11th में जो सिस्टम हमारा डेवलप होगा एंगल्स को रीड करने का, एंगल्स का यूनिट का, वो है रेडियन, ठीक है ना। डिग्री हम पहले से जानते थे, यहाँ पर हम रेडियन को और डेवलप करेंगे, यानी यूनिट जो है वो रेडियन के बारे में बेटा और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन डिग्री के बारे में कर देते हैं। अगर बेटा आप इसको नोट करना चाहते हैं यहाँ से, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आगे हम लोग जो है एक्चुअली यूनिट को देखिए बेटा, हम यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है। डिग्री जो यूनिट होता है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में बोला जाता है। जैसे आप लोगों को बच्चों को पता होगा कि साइंस में आप लोग एमकेएस सिस्टम पढ़ते हैं, सीजीएस सिस्टम पढ़ते हैं, एफपीएस सिस्टम पढ़ते हैं। इसी तरह से एमकेएस सिस्टम में अगर लेंथ को मेजर करना हो तो मीटर में हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है ना। सीजीएस में सेंटीमीटर में होती है, एफपीएस में फुट में होती है। इसी तरह से हमारा जो डिग्री यूनिट है इसका जो सिस्टम है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम बोला जाता है। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर मेजर यूनिट। नंबर 1 सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें जो यूनिट होती है वो बेटा डिग्री होती है। और सेकंड इज कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम, जो कि हम लोग क्लास 11 में इंपोर्टेंटली पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें मिलने वाली है। सर्कुलर सिस्टम जिसमें जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम की। एक्चुअली मेनली देयर आर two types of system measuring angles, ठीक है। नंबर 1 बेटा सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में जो यूनिट होती है बेटा वो डिग्री होती है। क्या यूनिट होती है? डिग्री, जिसको कि आप लोग इस तरह से डॉट के द्वारा यानी कि पॉइंट रखकर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी चीजें पता है कि डिग्री अगर सपोज लेते इनिशियल रे है हमारी कोई भी, और ये इस तरह से 1 राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। 1 राउंड अगर कंप्लीट करती है तो ये पूरा एंगल जो बनता है हमारा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, ये याद रखना पड़ेगा। ये होपफुली आप लोगों को क्लास 10 से पता होगा। 360 डिग्री यानी हमारी इनिशियल रे है, पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है, ठीक है ना। और फिर से आकर इसी लाइन पर कोइंसाइड हो जाती है इनिशियल रे पर, तो जो एंगल फॉर्म्ड होगा बेटा वो 360 डिग्री बोला जाता है। कितना? 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस एंगल को, जैसे सपोज दैट ये कोई हमारा एंगल है, इनिशियल रे हमारी, ये कंप्लीट एंगल है। अगर हम यहाँ पर इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 360 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो जो 1 पार्ट यहाँ पर बनेगा बेटा, जो 1 पार्ट होगा 360th का 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, वो कंप्लीट रिवोल्यूशन है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो 1 पार्ट, हम कोई भी 1 पार्ट ले सकते हैं, 1 पार्ट जो होगा या उसका जो अमाउंट होगा बेटा वो 1 डिग्री बोला जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री यहां से आप बोल सकते हैं। इसको हम यहां से इस तरह से समझ सकते हैं, ये वाला अमाउंट, ठीक है। 360 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया यहाँ पर, और ये वाला अमाउंट जो है यहाँ पर ये 1 डिग्री बोला जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/360th डिग्री, या 360th पार्ट बोल सकते हैं। मतलब 360th पार्ट इन द सेंस कि, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, कि अगर हम पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो 1 पार्ट होगा उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना। अब 1 डिग्री यहां तक तो चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि 1 डिग्री को समझ लेंगे आसानी से, या डिग्री को आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि हम वहां पर एंगल को 0 डिग्री लेते थे, 30 डिग्री लेते थे, 45 डिग्री लेते थे। ज्योमेट्रिकल एंगल्स को बारे में ज्यादा बेटा हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है क्लास 10th में। तो अब इससे छोटी डिग्री भी होती है, जैसे 1 डिग्री हो गया, इससे छोटी यूनिट्स भी होती है, मैं आपको बताऊं, जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 1 डिग्री को क्या किया गया कि 60 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दिया गया। सपोज दैट ये वाला अमाउंट हमारा 1 डिग्री है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो क्या किया गया, इसको छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, फिर से छोटे छोटे पार्ट्स में 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और 1 पार्ट को बोला गया, ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल पार्ट्स है, ये सारे पार्ट्स इक्वल है हमारे 60 पार्ट्स, और 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। और जो
वन पार्ट है उसको क्या बोला गया, 1 मिनट बोला गया। यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे आप जानते हैं टाइम की यूनिट जो होती है वो आवर्स भी होती है, आवर्स से छोटी यूनिट जो होती है वो मिनट होती है, और मिनट से भी छोटी यूनिट सेकंड्स होती है, आप समझ, उससे भी छोटी माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ये एंड सो ऑन, ये छोटी यूनिट चलती जाती है। इसी तरह से एंगल डिग्री है, इट्स ओके, लेकिन डिग्री से भी छोटी यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं मिनट, मिनट से भी छोटी यूनिट आती है सेकंड। और इसको मेजर करने का रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, या तरीका क्या है बेटा। वो तरीका ये है कि अगर हम 1 डिग्री है इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो 1 पार्ट जो होता है उसको 1 मिनट बोला जाता है। तो इसको अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो 1 डिग्री हो गया आपका 360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये तो ये आपका आ गया। कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन या कंप्लीट एंगल, ठीक है। इस पूरे एंगल को कंप्लीट एंगल भी बेटा बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 मिनट की, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कैसे इस बात को समझिएगा कि ये पूरे सारे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि 60 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ये पूरे 60 मिनट मिलकर जो है ना वो 1 डिग्री बनाते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। फिर अभी क्या हुआ कि इन्होंने उससे छोटी यूनिट को भी जनरेट किया। यहाँ पे सपोज दैट ये हमारा जो है 1 मिनट, 1 मिनट को देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो मैंने डैश भी लगाया हुआ, मिनट भी लिखा हुआ है। तो जो डैश होता है ये 1 डैश, इसको हम मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो सिंबल होता है, जैसे 1 अगर डैश लिखा हुआ है तो इसको हम 1 मिनट बोलेंगे, ठीक है, तो डैश। और सेकंड का क्या होता है कि अगर हम सेकंड लिख रहे हैं 1 सेकंड, तो डबल डैश लगाया जाता है। यानी डबल डैश जो नोटेशन हमारा होता है बेटा, वो सेकंड का नोटेशन होता है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सपोज दैट हमारा 1 मिनट है, ठीक है ना। इसको फिर से आपने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड द 1 पार्ट इज नॉन एज 1 सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। तो ये तो आई थिंक आप लोगों को याद, टाइम से भी याद रहेगा। टाइम में भी हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स बोलते थे। तो यहाँ पर 1 मिनट ये पूरा एंगल है, और ये सारे छोटे छोटे सेकंड्स के पार्ट 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ऐसे 60 इक्वल पार्ट्स मिलकर जो है ना 1 मिनट बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अच्छा, अब कुछ बच्चों को मतलब थोड़ा सा ये इस बात को कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ऐसा क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, या देखिए ये कुछ चीजें हम दूसरी तरह से इस बात को समझना चाहें कि 1 मीटर की लेंथ को सपोज दैट इतना कंसीडर किया गया, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड आपका लेंथ हो गई आपकी। तो हुआ क्या है कि इसको इतना बोल दिया गया कि 1 मीटर की लेंथ इतनी होगी तो उसको इतना बोला गया, ठीक है ना। 1 फुट को इन्होंने इतना बोल दिया, इतना बोला गया। अगर ये 1 फुट को इतना बता देते तो इतना कंसीडर किया जाता। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये सारे परसेप्शन है, ऐसा मान लिया गया, और मानने के बाद इसको हमेशा ऐसे ही रखा गया। तो जो आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन को 360 डिग्री माना है, या फिर यहाँ पर 1 मिनट को 60 सेकंड्स माना है, या फिर 1 डिग्री को 60 मिनट्स माना है, तो ये सब स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं एंगल्स के, वो इसी तरह से लिए गए हैं। और ये कहां पर लिया गया, हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिया गया बेटा, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह से हम मेजर करते हैं। सपोज दैट जिन्होंने 60 पार्ट ना करके 70 पार्ट्स किए गए होते, तो हम 1 मिनट इक्वल टू 70 सेकंड्स बोलते वहां पर, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू 70 मिनट्स बोलते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं। और फिर आगे चलकर जो भी कैलकुलेशंस ली जाती वो इसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ली जाती। इन्होंने 60 कंसीडर किया हुआ है तो 60 से हम लोग ले रहे हैं। तो उसका कुछ ऐसा खास मतलब, इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे ही क्यों लिया गया, ठीक है। ये परसेप्शन है, सारे मान लिए गए, और सारी चीजों को फिर हम लोग इसी तरह से बेटा पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका इसके बाद सर्कुलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमें जो स्टडी करनी है यहाँ पर क्लास 11th में, वो सर्कुलर सिस्टम की करनी है, ठीक है ना। वहां से कई चीजें हमें मिलेंगी। ये तो हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया बेटा एक हमारा। सेकंड आता है आपका सर्कुलर सिस्टम, नंबर 2 सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम नाम से ये सर्कुलर सर्कल से बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ इसको रेडियन, आर दिया ये बोलते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि यार रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन जानते हैं कितना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि 1 रेडियन एंगल कितना होता है, और सर्कुलर सिस्टम में वो अमाउंट कितना होता है, ये हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर बेटा, एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हमारा सेंटर है, ठीक है ना। सेंटर से हमने कोई भी सेंटर, चलिए वो ले लिया हमने, यहाँ पर कोई भी एक आर्क लिया, और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो सर्कल है वो आर रेडियस यूनिट का है, ठीक है ना। आर रेडियस यूनिट का या आर यूनिट रेडियस का हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया।
और यहाँ पर एक कोई आर्क लिया ए और बी, इसकी लेंथ हमने यहाँ पर बेटा आर ली, ठीक है ना, क्या ले ली, आर लेंथ ले ली यहाँ पर। और अब ये जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा तो वो डेफिनेटली यही एंगल होने वाला है, ये भी आर है ये भी आर है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा बेटा वो 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर दो चीजें देखने वाली है, नोटिस करने वाली। एक तो मैंने यहाँ पे सी बनाया है, ठीक है, जैसे डिग्री के लिए ये होता है, इसी तरह रेडियन के लिए सी होता है। सी फॉर सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम में यूनिट रेडियन होती है, इसीलिए यहाँ पर हम सी लगा देते हैं, या इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये 1 रेडियन हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया कि सपोज दैट ये आर रेडियस यूनिट का कोई सर्कल है हमारा, ठीक है, आर रेडियस यूनिट का कोई सर्कल है, और यहाँ पर हमने जो एक आर्क लिया हुआ है वो आर का ही लिया हुआ है। कई बच्चे कहेंगे इसको हम कैसे ले सकते हैं, तो कंपास में बेटा, ठीक है ना, ये सेंटर ओ से लेकर ये कंपास में डिस्टेंस ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ से ए से उतना ही आर्क लगा के आर यूनिट हम कट कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। इसके पीछे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आर्क बनेगा, ये ए बी जो आर्क होगा, जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा वो 1 रेडियन एंगल फॉर्म होगा। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन तो बेटा यही है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी इस डेफिनेशन को अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं बेटा। आइए चलिए देखते हैं कि इसको अगर हम लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन इज 1 रेडियन एंगल सबटेंडेड ऑफ एन आर्क, ठीक है ना, कोई भी एक आर्क है वो 1 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा ऑफ एन आर्क, लिखा सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एन आर्क, ठीक है ना, ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी जो आर्क की लेंथ होनी चाहिए वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होनी चाहिए। यानी 1 रेडियन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कोई भी आर्क जो है वो सेंटर पे 1 रेडियन एंगल फॉर्म्ड करेगा, ठीक है ना, अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के अगर इक्वल होगी बेटा। तो ये 1 रेडियन एंगल की बेसिक डेफिनेशन है हमारी। उसके बाद आप थोड़ा सा चीजों को और यहाँ पे समझ सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं बेटा। अगर हम इस आर्क लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, इस बार हमने क्या लिया, सी लिया, और इस बार लेंथ ऑफ आर्क जो है वो एल सपोज दैट, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि जैसे, और ये एंगल यहाँ पर, ये वाला एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, इसको आप समझिए, ठीक है ना। मैं फिगर थोड़ा सा दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हौच पौच हो रही है, इसको बेटा मैं इरेज करते रहा हूँ, और अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको बेटा नोट भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर एक दूसरा फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये यहाँ पर सेंटर है बेटा, और सपोज दैट ये हमने एक आर्क लिया, और इस बार आर्क की जो लेंथ है वो यहाँ पर क्या है, एल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थीटा रेडियन एंगल हमने मान लिया ये फॉर्म हुआ, ठीक है ना, रेडियस हमारी फिर से आ रही है, हमने यहाँ पर लिया। अगर आप समझते हैं कि अगर ये लेंथ ऑफ आर्क, फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, अगर ये आर्क इक्वल होती तो यहाँ पर 1 रेडियन एंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और जैसे ही हमने यहाँ पर आर्क लेंथ को बढ़ाया, यहाँ पर थीटा रेडियन बन गया। अब यहाँ पर फिगर देख के भी आप समझ सकते हैं कि जो थीटा हमारा होगा वो प्रोपोर्शनल टू एल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल टू एल बेटा कैसे हो जाएगा कि जैसे हम एल बढ़ाएंगे तो थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी थीटा प्रोपोर्शनल टू एल, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर एल प्रोपोर्शनल टू थीटा ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी कि एल जो है वो थीटा की प्रोपोर्शनल होगा। दोनों तरीके से ठीक है, मतलब चाहे हम इसको ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थीटा प्रोपोर्शनल, या फिर आप एल प्रोपोर्शनल टू थीटा कैसे भी लिख सकते हैं इस बात को, है ना। अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, पहले तो ये स्टेटमेंट हमारा, ठीक है ना, ये चीज। दूसरी बात, इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में बेटा अगर हम कन्वर्ट कर दिया, प्रोपोर्शनल से इक्वल पे अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो एक कांस्टेंट अप्लाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो रेडियस है, क्योंकि सर्कल हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पर जो वो कांस्टेंट लेंगे वो आर लेंगे, क्योंकि सर्कल अगर फिक्स्ड है तो आर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप देख रहे होंगे थीटा एल और आर, इनमें आपस में एक रिलेशन है, ठीक है। तो उस रिलेशन को यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एन इक्वल टू यहाँ से बेटा आर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर आर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, यहाँ पर आर बेटा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो एक तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया, और थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर बेटा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोचेंगे सर यहाँ तो चलो एल प्रोपोर्शनल टू थीटा लिया हुआ है तो यहाँ पे आर लगा दिया। अगर हम इस रिलेशन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, इस रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से सर थीटा प्रोपोर्शनल अगर लगाएंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा, और सॉरी थीटा इक्वल टू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आर एल आएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है थीटा इक्वल टू आर एल बन रहा है, और यहाँ पर एल इक्वल टू आर थीटा बन रहा है, तो ये तो दोनों अलग अलग रिलेशन है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आर कांस्टेंट है तो वन अपॉन आर भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर r कांस्टेंट है तो 1/r भी कांस्टेंट होगा, तो क्या हम 1/r नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 1/r लिख लीजिएगा। अच्छा, अब चाहो तो इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पे r लेना है तो हम 1/r क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप पता लगा L प्रोपोर्शनल टू थीटा लेके L इक्वल टू r थीटा लेके अगर आपने ये रिलेशन निकाला है, ठीक है ना, अगर थीटा प्रोपोर्शनल टू L लेके यानी रिवर्स कर देंगे और फिर वहां पर भी अगर r रखेंगे तो जब हम रिवर्स कर रहे हैं चीजों को तो 1/r, ठीक है ये चीज। अच्छा, इसको अगर हम दूसरी तरीके से आपको समझाना चाहें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो दूसरा एक तरीका भी है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, यहाँ पर ये फिगर बन रहा है यहाँ पर कि ये थीटा, ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है कि एल थीटा और जो एल होते हैं हमारे वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। इस बात को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर कि जैसे आपने यहाँ पे थीटा लिया और 1 रेडियन लिया, यानी लेफ्ट साइड में हमने एंगल का रेशियो ले लिया, ये रेडियन आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और राइट साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हैं। तो बिकॉज थीटा जो है वो इस एल से, एल जो आर्क है हमारा, ठीक है ना, वहां से जनरेट हो रहा है, या फिर लेंथ आर्क की एल है तब हमारा सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, वो एल भी होगा। तो जब हम रेशियो लिखेंगे तो थीटा के करस्पॉन्डिंग हम एल लिखेंगे और 1 रेडियन के करस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा आर लिखा जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। यानी इस बात को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, प्रोपोर्शनल को हम रेशियो के टर्म्स में भी लिखते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल को बेटा हम रेशियो के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो अगर हम थीटा और 1 रेडियन ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में हमने रेशियो लिखा एंगल का रेशियो, थीटा और ये 1 रेडियन, ठीक है, इसका हमने रेशियो लिखा, क्योंकि ये रिलेट करते हैं हमारे आर्क, यानी जो लेंथ ऑफ आर्क है ये सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल ले लिया, क्योंकि थीटा हमारा एल जो आर्क है वो बना रहा है, और जो 1 रेडियन है वो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आर बना रहा है। तो इस तरीके से भी हम चीजों को लिख सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए एल इक्वल टू थीटा आर, यही तो बनेगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वहां पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं चीजों को, जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और फाइनली अगर समझ लिया आपने तो एक फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला हुआ है क्या, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, इसको आपको याद रखना है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बच्चों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको पता है कि जैसे सपोज दैट कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारा भी, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, ये आर रेडियस है और ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये कोई भी ये है, और हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है अभी, वी हैव थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर यहाँ पर एल हम पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन लेते हैं, यानी एल की वैल्यू जो है पूरा कंप्लीट आर्क ले लेते हैं, ये पूरा आर्क जो है वो एल ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो एंगल फॉर्म्ड होगा सेंटर पे वो ये वाला एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसको हम 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इफ एल इक्वल टू 2 पाई आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क बच्चों जो है वो 2 पाई आर अगर हम लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं उसको, तो थीटा इक्वल टू बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हुआ तो थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसको भी याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन यहाँ पर। या अदर वर्ड्स में हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है ना, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन डिग्री में क्या था, 360 डिग्री था, पाई में क्या हुआ, 2 पाई रेडियन हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यानी पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो कितना होता है बेटा, 2 पाई रेडियन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन भी इसी पर फ्रेम होने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन क्या होता है। बड़ी आसानी से बेटा हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बेटा जो होता है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू आप 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं और 360 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो इन दोनों का मीनिंग यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, यानी सेम अमाउंट ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो यहाँ से बेटा अगर हम पाई रेडियन निकालना चाहें तो 360 डिग्री अपॉन 2, यानी कि पाई रेडियन इक्वल टू बेटा 180 डिग्री,
यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कई बच्चे ना पाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर पाई इक्वल टू 22/7 भी होता है, ठीक है ना, और पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख रहे हो आप। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ठीक है ना। यानी कि अगर हम जो एंगल में अगर हम पाई को मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो वो 180 एंगल के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री में 180 डिग्री अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंपोर्टेंटली दोनों में जो डिफरेंस होता है कि पाई अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो 22/7 होता है, लेकिन पाई रेडियन की बात करते हैं अगर हम, यानी एंगल के टर्म्स में अगर हम पाई को ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपका बन गया होगा। यहीं से बेटा, यहीं से अगर हम 1 रेडियन निकालना चाहें इसी रिजल्ट से, तो ऑब्वियसली बात है 180 डिग्री अपॉन पाई आ जाएगा। देखिए रेडियन इधर ही छूट गया, ये पाई पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। और यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो ये 180 अपॉन में पहुंच जाएगा, तो पाई रेडियन अपॉन 180, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो पाई है, यहाँ देखिएगा, ये रेडियन इधर छूट गया, ये पाई यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे चलकर हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं, या आप बेटा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिग्री में, यानी डिग्री में अगर आप एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे चलकर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर, सॉरी, रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो पाई होगा उसकी वैल्यू हम 22/7 कंसीडर करेंगे। लेकिन डिग्री से रेडियन में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो वहां पर पाई जो होता है वो रेडियन के टर्म्स में होता है, ठीक है, तो वहां पर हम 22/7 पुट नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो एक इंपोर्टेंट नोट मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, जो कि आगे चलकर क्वेश्चंस में बेटा बहुत ज्यादा यूज होगा। वो इंपोर्टेंट नोट हमारा क्या है, टू कन्वर्ट, नंबर 1, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, यानी डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो, v मल्टीप्लाई वाई, डिग्री से रेडियन में पाई रेडियन अपॉन 180, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई रेडियन अपॉन 180। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा 180 डिग्री नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 180 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्योंकि रेडियन भी होगा डिग्री में होगा